हम देखते हैं कि भाई सब क्या प्रॉब्लम आती है प्रोप्राइटरी ऑडिट में। ये एक्चुअली प्रॉब्लम प्रोप्राइटरी ऑडिट की नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे पूरे चैप्टर की थी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट है। इसमें कुछ प्रैक्टिकली समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इस पॉइंट को प्रैक्टिकली समझें, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम में आ गया, ये किसी से नहीं बनने वाला, लेकिन अगर हमने लिख दिया तो ये इम्प्रेशन बहुत हाई क्रिएट करने वाला है। ठीक है, हम देख रहे हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट की क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्यों प्रोप्राइटरी ऑडिट बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो शुरू करते हैं। इसके लिए हम ना एक रेफरेंस लेंगे अपने इंस्टीट्यूट के ही हिंदी वाले स्टडी मेट का, तो उसमें भी यही पॉइंट लिखा होगा ऑफकोर्स, लेकिन लिखा होगा हिंदी में। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम नेट का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर बीच में मुझे कोई मैसेज आते हैं तो आप देख लेना, इसमें से कोई पर्सनल चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि मुझे नेट चालू रखना पड़ेगा और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोबाइल से। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम्स इन प्रोप्राइटरी ऑडिट। बिल्कुल सही ब्राइटनेस के साथ ही ऑटो वटो करते ऐसी की तैसी ऐसी ब्राइटनेस रखेंगे कि सब कुछ समझ आए हमको। प्रॉब्लम्स इन प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होती है प्रॉब्लम? सबसे पहले प्रोप्राइटरी however arises, problems in proprietary audit however arises। किन मेन कारणों से अराइज होती है प्रॉब्लम किसमें? प्रोप्राइटरी ऑडिट में। तो वो है उसके डिस्टिंक्ट नेचर के कारण, उसके अलग नेचर के कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं किसमें? प्रोप्राइटरी ऑडिट में। ठीक है, अब प्रोप्राइटरी ऑडिट, द एक्सप्रेशन प्रोप्राइटरी, जो प्रोप्राइटरी का एक्सप्रेशन है ना, ये कैसा है? एक मॉरल टर्म है। ठीक है, प्रोप्राइटरी एक मॉरल टर्म है और मॉरलिटी अलग अलग समय पर अलग अलग बदलती होती है। ठीक है, मतलब आज जो चीज़ मॉरल है हो सकता है वो चीज़ कल मॉरल ना हो। जैसे जो चीज़ सतयुग में इमॉरल थी, यानी जो चीज़ सतयुग में लोग उसको मॉरल नहीं मानते थे, लेकिन हो सकता है कि आज उस चीज़ को हम मॉरल मानते हो। तो वैसे ही हमारी टर्म क्या? प्रोप्राइटरी। तो क्या बोला गया? द एक्सप्रेशन प्रोप्राइटरी इज़ अ मॉरल टर्म। तो एक्सप्रेशन जो हमारा प्रोप्राइटरी है वो कैसा है? एक मॉरल टर्म है ना। और इसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं बाय रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरलिटी एक्सेप्टेड। इस समय जो सोसाइटी में मॉरल है उसके हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। यानी आज कोई चीज़ मॉरल हो सकती है और कल ना हो, या कल जो चीज़ मॉरल थी वो आज ना हो, दोनों हो सकता है। लेकिन ज़्यादा क्या हो सकता है कि जो चीज़ जो चीज़ कल मॉरल नहीं थी वो आज मॉरल हो जाए, क्योंकि इंसान गिरता जा रहा है अपने कुकर्मों द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एनी ऑडिटिंग, किसी भी ऑडिट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम बनाएं ऑडिट प्रपोजिशन। क्या बनाएं? ऑडिट प्रपोजिशंस। क्या बनाएं? ऑडिट प्रपोजिशन, यानी जो चीज़ हम प्रपोज कर रहे हैं। ठीक है, जब फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑडिट होता है, ठीक है, रेफरेंस टू फाइनेंशियल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, है ना। क्या होता है? इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, किसके ऑडिट में? फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऑडिट में, बाय रेफरेंस टू द फाइनेंशियल एंड लीगल रिक्वायरमेंट प्रपोजिशंस आर बिल्ड अबाउट। किस बारे में हम प्रपोजिशन बनाते हैं? अगर हम फाइनेंशियल अकाउंट का ऑडिट करें तो हम प्रपोजिशन बना हम सोचते हैं किस बारे में है? इवेंट्स के बारे में, जिसको हम मेज़र करेंगे। एग्जिस्टेंस, ठीक है, एक्यूरेसी, ओनरशिप, टाइटल, सबको सुना सा है ना। वो कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड इंटरनल रेगुलेशन एटसेट्रा। जहाँ ये वर्ड एटसेट्रा यूज हुआ है, यानी हम अपने मन से इसमें कई चीज़ें लिख सकते हैं। तो हम प्रपोजिशन किन के बारे में बनाते हैं? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं, यानी कि ये असर्शंस हैं। ठीक है, हम असर्शंस किस चीज़ों के बारे में बनाते हैं? तो हम असर्शंस बनाते हैं फाइनेंशियल एंड लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में। इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट बाय रेफरेंस टू फाइनेंशियल एंड लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब हम रेफरेंस किसकी लेते हैं? फाइनेंशियल और लीगल रिक्वायरमेंट की। और प्रपोजिशन बनाते हैं किसके होने की? इवेंट की, एग्जिस्टेंस की, एक्यूरेसी की, टाइटल की, ओनरशिप की, कंप्लायंस की और अदर चीज़ों की। और ये सभी चीज़ें क्या है? वेरीफाइबल। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या है? वेरीफाइबल। लेकिन इन प्रोप्राइटरी ऑडिट द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरीफाइबल ऑडिटिंग प्रपोजिशन पोजेसेस द प्रॉब्लम। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम है वेरीफाइबल ऑडिटिंग प्रपोजिशंस बनाना, मतलब असर्शंस बनाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, अगर हम इसकी बात करें तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया क्या, मॉरलिटी। तो ये टर्म जो है ये मॉरल है, ठीक है। और ये दिक्कत क्या देती है, प्रपोजिशंस बनाने में, ठीक। प्रपोजिशन किस बारे में, एसर्शंस के बारे में। एसर्शन जैसे, एसर्शन किस टाइप के होते हैं, एसर्शन वही होते हैं जो हमने पढ़े हैं इंटर में भी। क्या होते हैं, सबसे पहला अगर मेरे को एसर्शन लिखना है तो टाइटल, ओनरशिप, है ना, टाइटल, ओनरशिप, एग्जिस्टेंस एक्सेट्रा, इन चीज़ों के बारे में हम बनाते हैं एसर्शन, जो कि फाइनेंशियल ऑडिट में ये प्रपोजिशन बनाना तो आसान, लेकिन प्रोप्राइटरी ऑडिट में यही चीज़ें मुश्किल दिलाती हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम ये हो गया मॉरलिटी का। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम है, हम इसी को दूसरा प्रॉब्लम मानते हैं, और दूसरे प्रॉब्लम का नाम क्या है, वेरीफाइबल ऑडिटिंग प्रपोजिशंस। ये बनाना बहुत मुश्किल है, क्या, वेरीफाइबल ऑडिटिंग प्रपोजिशंस, ये बनाना बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है ना, वेरीफाइबल ऑडिटिंग प्रपोजिशंस, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। प्रोप्राइटरी ऑडिट हैज़ एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी। प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या है, सब्जेक्टिविटी, इनहेरेंट यानी हमेशा से जुड़ा हुआ क्या एलिमेंट है, सब्जेक्टिविटी का। बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है क्या, इस्टेब्लिश करना कि स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड फॉर कंडक्ट। अगर आपको याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हमने इसके पहले ही डिस्कस किए थे 3 चीज़ जो प्रोप्राइटरी में हमें देखनी है, जो कि प्रोप्राइटरी की डेफिनेशन ही है। क्या डेफिनेशन क्या थी, पब्लिक का इंटरेस्ट। अच्छा, पब्लिक का इंटरेस्ट किस में होता है, कस्टम में, और कस्टम को वो कैसे करते हैं, एक स्टैंडर्ड कंडक्ट के हिसाब से, विच आर नॉट फर्म बेसिस फॉर ऑडिट इवेल्युएशन। मतलब प्रोप्राइटरी ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशन किस चीज़ की है, सब्जेक्टिविटी की। और वो क्यों है ऐसा, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इन चीज़ों के स्टैंडर्ड्स को बनाना बहुत मुश्किल है, किस चीज़ों का, पब्लिक इंटरेस्ट का, कस्टम का और कंडक्ट का, जो कि विच आर नॉट फर्म बेसिस फॉर ऑडिट इवेल्युएशन। अब इसको हिंदी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। औचित्य लेखा परीक्षा यानी प्रोप्राइटरी ऑडिट में व्यक्तिपरकता का एक अंतर्निहित घटक होता है। व्यक्तिपरकता मतलब सब्जेक्टिविटी मतलब व्यक्तिपरकता मतलब व्यक्ति यानी इंसान हो गया, परकता यानी उसको समझना। तो औचित्य लेखा परीक्षा में व्यक्तिपरकता का एक अंतर्निहित घटक होता है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी जो है वो ऑडिट का इनहेरेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट के मानकों यानी स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, सामान्यतः स्वीकृत रीति रिवाज, बिल्कुल सही, कस्टम्स, आचरण के मानकों का स्थापित करना बहुत मुश्किल है, जो लेखा परीक्षा मूल्यांकन हेतु दृढ़ आधार नहीं है। और ये चीज़ें कोई ऑडिट के लिए थोड़ी हमारी इंपॉर्टेंट होती, पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह, तो यही वो बोल रहा है। लेकिन जो प्रोप्राइटरी की चीज़ें हैं, जो कि सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, वो हमारे ऑडिट में थोड़ी इस्तेमाल होता है। इसलिए कहा गया, इस स्थिति से निपटने के लिए क्या, अब हम अपने इसमें वापस आ जाते हैं, टू टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, CAG हैज़ डेवलप्ड नॉर्म्स ऑफ
प्रोप्राइटरी एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड्स इन आवर कंट्री। तो CAG ने क्या बनाया, CAG ने डेवलप किया नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरी फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर के नॉर्म्स हमारे CAG ने बना के दे दिया। बाय लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोप्राइटरी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, CAG हैज़ रियली ट्राइड टू टैकल द प्रैक्टिकल वे the complex problem of subjectivity inherent in situation calling for proprietary in consideration। देखो बोल रहा हूँ बोर है, बहुत बोर है, अति से ज़्यादा बोर है, लेकिन अगर लिख के आए तो बोर नहीं होगा। अभी तो हम सिर्फ ये समझ रहे कि इसमें लिखा गया है, तो उसके पहले पैराग्राफ में सिंपल एक चीज़ लिखती है भैया प्रोप्राइटरी इज़ अ मॉरल टर्म। प्रोप्राइटरी कैसी है, मॉरल टर्म, और मॉरलिटी चेंज होती रहती है एज पर सोसाइटी के कंसिडरेशन। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट में तो हम देख लेते हैं, हमारे लिए असर्शन बनाना बड़ा आसान है। मतलब उसको क्या बोला गया, ऑडिट प्रोपोजिशन। और ऑडिट प्रोपोजिशन हम किन किन चीज़ों के लिए बना सकते थे आसानी से फाइनेंशियल ऑडिट में। सबसे पहले तो हमको क्या देखना पड़ता था, हम रेफरेंस किसकी लेते थे, फाइनेंशियल एंड लीगल रिक्वायरमेंट, यानी लॉ की हम रिक्वायरमेंट को एक स्टैंडर्ड मानते थे कि हम इसके विरुद्ध किसको चेक कर लेंगे, इवेंट एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, टाइटल ओनरशिप, कंप्लायंस को। या फिर हम लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर लेंगे क्या, इवेंट्स एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, टाइटल ओनरशिप, कंप्लायंस को। यानी हम असर्शन, अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ सिंपल, तो मैं असर्शन को चेक कर सकता था दो चीज़ों के विरुद्ध, लीगल के खिलाफ भी और फाइनेंशियल के खिलाफ भी। इन दोनों के रेफरेंस में मैं इन चीज़ों को, असर्शंस को इवेल्युएट कर सकता था। लेकिन हमारा जो प्रोप्राइटरी ऑडिट है उसमें तो ऐसे प्रपोजिशन बनाना बहुत मुश्किल है। तो पहला पॉइंट यही था, मोरालिटी वाला। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट में, प्रोप्राइटरी ऑडिट हैज़ इनहेरेंट सब्जेक्टिविटी। पहला पॉइंट क्या था हमारा, मोरालिटी। दूसरा पॉइंट हमने लिख लिया था कि वेरीफाइबल, लेकिन एक्चुअली हम दूसरा पॉइंट इसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, दूसरे पॉइंट को हम बोलेंगे, हम दूसरा पॉइंट किसको मानेंगे, हम दूसरा पॉइंट मानेंगे किसको, तो बस हम दूसरा पॉइंट मानेंगे सब्जेक्टिविटी को। और सब्जेक्टिविटी क्या है, ये तो इनहेरेंट है प्रोप्राइटरी ऑडिट में। दूसरी चीज़ हो गई। अब सब्जेक्टिविटी के बारे में दो शब्द आप मेरे मुंह से सुनेंगे। बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश सब्जेक्टिविटी। क्यों उसका इनहेरेंट लिमिटेशन बनती जा रही है, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है क्या इस्टेब्लिश करना, स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। किस चीज़ के स्टैंडर्ड को, देखो सब्जेक्टिविटी कब होगी, जब कोई चीज़ स्टैंडर्ड नहीं होगी। ठीक है, सब्जेक्टिविटी कब होगी, जब भी कोई चीज़ स्टैंडर्ड नहीं होगी। तो अगर कोई चीज़ स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर उसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी कब इन्वॉल्व होती है, जब भी कोई चीज़ स्टैंडर्ड्स ही ना हो, तो फिर सब्जेक्टिविटी का सवाल बनता है। भाई मुझे पता है कि इनकम टैक्स में मेरे को 10,000 से ऊपर अगर कैश दिया है किसी को मैंने, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड हो गया कि मुझे चेक ही ये करना है। अब अगर यही मुझे पता करना पड़े कि भाई स्टैंडर्ड क्या है, तो ऑफकोर्स सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाएगी। इसलिए कहा गया प्रोप्राइटरी हैज़ इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट, कस्टम और कंडक्ट को बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। ठीक है, बेसिस फॉर जिससे हम ऑडिट का इवेल्युएशन करते हैं, और यही तो बेसिस है जिसमें हम ऑडिट का इवेल्युएट करते हैं। टू टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन, अब इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे CAG साहब ने क्या बोला कि उन्होंने बनाया क्या, नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी से निपटने का एक रास्ता तो हमको मिला। ठीक है, और वो रास्ता किसने दिखाया, हमें प्रदर्शित किया गया CAG द्वारा। और CAG ने क्या बोला कि भैया आप एक काम करो, मेरी बात सुनो, हम आपको निकाल के दें कुछ बड़ी ही नायाब चीज़। उस नायाब चीज़ का क्या नाम है, आप सुन के ही हैरान हो जाओगे। उस नायाब चीज़ का नाम है क्या, उस नायाब चीज़ का नाम है स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोप्राइटरी। कहीं मैं इतना ज्ञान के बाद गलत ना हो। टू टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन हैज़ डेवलप्ड नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरी फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, नॉर्म्स फॉर
प्रोप्राइटरी। इसके पहले मैंने जो भी वर्ड बोला था ना वो सही तो हो सकता है लेकिन वो नंबर प्रदान करने वाला नहीं है, ठीक। जो भी शब्द मैंने इसके पहले बोला था वो आपको नंबर नहीं दिलाने वाला है, वो आपको केवल सेटिस्फेक्शन दिलाने वाला है कि आपको चीज़ बनती, लेकिन उससे आप सीए नहीं बनने वाले। तो आप सीए कब बनोगे? जब आप लिखोगे नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरी, ठीक है। तो नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरी ये बनाया किसने? C&AG ने। नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरी क्या बनाया? नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरी एक्सपेंडिचर, ठीक। बाय लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोप्राइटरी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर द CAG, इसने रियली ट्राई किया है भाई साहब। एक 4 तालियां बनती हैं किसके लिए? CAG के लिए, क्योंकि उसने इतने खतरनाक विषय पे अपना इतना बढ़िया योगदान देते हुए टैकल करने की कोशिश किया। किस चीज़ को? प्रैक्टिकल वे द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्टिविटी जो कि इनहेरेंट थी प्रोप्राइटरी कंसिडरेशन में। चलो अब हम फिर से एक बार चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। बोरिंग बोरिंग बोरिंग, पहले ही बता दिया है कि है ये बोरिंग। पहला पॉइंट क्या था कि भाई साहब प्रोप्राइटरी का जो एक्चुअल टर्म मीनिंग है वो है मॉरल टर्म, ठीक है। तो वो मॉरल टर्म है और मॉरल टर्म मॉरलिटी चेंज होती रहती है एज पर सोसाइटी। सतयुग की मॉरलिटी अलग थी और कलयुग की मॉरलिटी अलग है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरलिटी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एट अ गिवन टाइम इन एनी ऑडिटिंग द एसेंशियल टेस्ट लाइज। हर ऑडिट में सबसे बड़ा एसेंशियल टेस्ट क्या है? बनाना ऑडिटिंग प्रपोजिशन। ऑडिटिंग प्रपोजिशन बनाना सबसे बड़ा एसेंस है। अब फाइनेंशियल अकाउंट में तो हम किसकी रेफरेंस में चेक कर लेते थे असर्शंस को? फाइनेंशियल ऑडिट में हम किसके रेफरेंस में चेक कर लेते थे असर्शंस को? तो असर्शंस को हम चेक कर पाते थे लीगल और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट अगर मैं बोलूँ तो कंपनीज एक्ट के तहत, और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हम कहें तो ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक। तो देखो हमने शुरू करना पॉइंट में हम ये सब चीज़ पहले ही डिस्कस करते थे लेकिन हम बाद में की क्योंकि फिर वो और बोरिंग हो जाता, ठीक है। अच्छा अब मैंने जो वर्ड यूज़ किया अब हम उसको बाइफरकेट करते हैं। तो असर्शन का मतलब क्या होता है? इवेंट्स एक्जिस्टेंस एक्यूरेसी, इवेंट्स एक्जिस्टेंस एक्यूरेसी टाइटल ओनरशिप कंप्लायंस लॉ एटसेट्रा, ओके। चलो प्रोप्राइटरी ऑडिट हैज़ एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया मॉरलिटी, दूसरा पॉइंट हो गया सब्जेक्टिविटी। पहला पॉइंट हो गया मॉरलिटी, दूसरा पॉइंट हो गया सब्जेक्टिविटी। इसमें होता है इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम बना सकें वो 3 चीज़ें जिसकी बार बार बात कर रहे हैं हम। पब्लिक इंटरेस्ट स्टैंडर्ड्स हम बनाना बड़ा मुश्किल है। किस चीज़ों का? पब्लिक इंटरेस्ट का, एक्सेप्टेड कस्टम का, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट का। देखो पब्लिक को इंटरेस्ट किस चीज़ों में है? कस्टम में। और ये कस्टम में उनको इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि वो स्टैंडर्ड तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। ये हमने याद करने के लिए सीखा, ठीक। और ये कस्टम वगैरह कोई फर्म बेसिस थोड़ी ऑडिट के वजह से। तो इसके लिए हमारे CAG साहब के लिए 2 तालियां बनी और हमने बोला 2 क्या 4 बनती है, क्योंकि उन्होंने नॉर्म्स बनाए। क्या? प्रोप्राइटरी एक्सपेंडिचर के क्या बनाए? नॉर्म्स। प्रोप्राइटरी एक्सपेंडिचर के क्या बनाए? CAG ने तो बनाए हैं हमारे नॉर्म्स। अब ये ट्रैक्टर को जाने देते हैं जब तक आप फिर से कर लो। चला गया। इतना कंस्ट्रक्शन करके हमारी इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। मेरे वीडियो को एक व्यू, एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुश्किल है बस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ही करो भाई, लेकिन आगे का जो हमारी इकोनॉमी है ना वो चलने वाली है भाई साहब यूट्यूब और जितने भी डिजिटल चीज़ें हैं उन पे। कॉपी पेन भाई कोई नहीं पूछने वाला है इनको। चलो आगे बढ़ते, फालतू की बातें ख़त्म। द नॉर्म्स सो डेवलप, जो हमने नॉर्म्स बनाए हैं, जो नॉर्म्स सो डेवलप्ड प्रोवाइड। अब जो नॉर्म्स बनाए ना अब हम उनकी बातें करेंगे। तो जो भी हमने नॉर्म्स बनाए हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? बेसिस प्रोवाइड करते हैं। किस बात का बेसिस? वेरीफाइंग द एक्सपेंडिचर। भाई उस एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर अच्छा प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या है कि भाई जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो एक आम आदमी करेगा उसके दिमाग के हिसाब से कि वो एक आम आदमी के लिए भी वो सही एक्सपेंडिचर हो। तो वही बात कहता है क्या?
वही बात कौन कहता है? वही बात कहता है हमारा प्रोप्राइटरी ऑडिट। तो इसी के लिए तो हमको नॉर्म्स बना के दिए किसने? अगर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाऊँ ना तो भैया माफ़ कर देना, ठीक है। हाँ, तो फिर से हम इसी पॉइंट पे वापस आते हैं। द नॉर्म्स डेवलप प्रोवाइड द बेसिस ऑफ वेरीफाइंग एक्सपेंडिचर। अब ये नॉर्म्स ने हमको बता दिया कि भैया इन बेसिस पे तुम एक एक्सपेंडिचर को वेरीफाई कर लो, तब से जिसके लिए तुम रो रहे थे उसका सॉल्यूशन है ये नॉर्म्स। तब से आप जिस चीज़ के लिए रो रहे थे उसका सॉल्यूशन है ये नॉर्म्स। तो द नॉर्म्स टू डेवलप प्रोवाइड द बेसिस फॉर वेरीफाइंग एक्सपेंडिचर। ये जो नॉर्म्स हमने डेवलप किए हैं वो ही बेसिस हैं एक्सपेंडिचर को वेरीफाई करने का, जो कि इनकर किए गए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा। इट में भी अप्रिशिएटेड, ये चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है कि नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरी एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन में नॉट इप्सो फैक्टो अप्लाई टू ट्रांजेक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो भैया ये बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी CAG ने कि उसने ऐसे स्टैंडर्ड, ऐसे नॉर्म्स नहीं बनाए। देखो, नॉर्म्स बोलोगे तो नंबर मिलेंगे, स्टैंडर्ड बोलोगे तो खुशी। नॉर्म्स बोलोगे तो नंबर मिलेंगे, स्टैंडर्ड बोलोगे तो खुशी, तो बोलो ही नॉर्म। तो ये नॉर्म्स बनाए हैं इप्सो फैक्टर अप्लाई टू ट्रांजेक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही स्टैंडर्ड आपको प्राइवेट सेक्टर में भी काम आ जाए, ठीक है। क्योंकि भाई हो सकता है कि कोई ऐसा खर्चा हो जो प्राइवेट वाले के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उसको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन हो सकता है उससे किसी पब्लिक का इंटरेस्ट डिफ्लेट हो रहा हो, तो वो पब्लिक कंपनी को एक्सपेंडिचर शोभा नहीं देता है। In each private sector entity may have its unique objective related to management philosophy and transaction should be given to achieve those. Okay, तो ठीक है, आप जितना नहीं बनाते उसको छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल अ मैनेजमेंट विच इज़ ऑपरेटिंग, एक मैनेजमेंट जो कि ऑपरेट कर रहा है किस लिए? मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रॉफिट के लिए, विदाउट इन्फ्रिंजिंग एनी लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक ऐसा बिजनेस है जो मैक्सिमाइज कर रहा है अपने प्रॉफिट, लेकिन वो किसी लॉ, पॉलिसी, रेगुलेशन, किसी चीज़ को भी नहीं कर रहा है इन्फ्रिंज मतलब तोड़ना, ठीक है। बिलीविंग, हाँ ठीक है, मे फॉलो सर्टेन पॉलिसी वाइल अनदर मैनेजमेंट बिलीविंग इन अ वाइडर मेजर ऑफ सोशल जस्टिस। हो सकता है कि कोई सोशल जस्टिस को लेके चलता हो और वो दूसरी पॉलिसीज़ को फॉलो करता हूँ। डिस्पाइट दिस क्लियर एंगुलरिटीज़, इन सभी एंगुलरिटीज़ के बाद भी सर्टेन कॉमननेस कैन ऑल्सो बी डिस्क्रीन्ड इन पॉलिसीज़ एंड अप्रोचेज ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट। इन दूरियों के बाद भी कुछ नज़दीकियाँ हैं। दे इंक्लूड, अच्छा ये नज़दीकियाँ कौन सी हैं? दे इंक्लूड, ये नज़दीकियाँ कौन सी हैं? एफिशिएंट ऑपरेशंस, ओके, हायर प्रोडक्टिविटी एंड हायर प्रॉफिट। ये नज़दीकियाँ कौन सी हैं कि भाई मेरा हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, ये तो गाना है किशोर कुमार का, लेकिन नहीं, हर कोई क्या चाहता है कि भाई साहब हमारे ऑपरेशन तो एफिशिएंट हो, प्रोडक्टिविटी तो हायर हो और प्रॉफिट भी हायर हो। ये तो हर कोई चाहता है, ठीक है। हर किसी की ख्वाहिश ज़िंदगी में क्या है? हर बिजनेस की 3 ही ख्वाहिशें। पहली कि एफिशिएंट ऑपरेशंस हो, ऑपरेशन कैसे हो? एफिशिएंट हो, प्रोडक्टिविटी हाई हो और प्रॉफिट बढ़ता रहे, ठीक है, वेस्ट कम होते रहे। 4 तरह की ख्वाहिशें हैं एक बिजनेस की, ठीक है, 4 तरह की। एटसेट्रा लगा भूल जाओ, नंबर चाहिए तो एटसेट्रा को भूल जाओ, नंबर चाहिए तो एटसेट्रा को भूल जाओ। ऐसे ही जो वो असर्शन हमने बताया था ना ऊपर, उसको भूल जाओ। क्या याद रखो? फिर से ऊपर आ जाओ, याद रखो असर्शन नहीं, ओनरशिप, इवेंट्स, टाइटल, कंप्लायंस विद लॉ, इंटरनल नेगोशिएशन एटसेट्रा, याद ये रखना है। असर्शन नहीं याद रखना, ठीक है। ERCV वो होते हैं वहाँ पर, कहाँ पर वो होते हैं? वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं वो, लेकिन वो अभी नहीं याद रखना है। डिस्पाइट दैट, अच्छा अब हम वापस इस पर आ जाते हैं फालतू की वजह। हर कोई क्या चाहता है कि भैया मेरे ऑपरेशन एफिशिएंट हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, वेस्ट कम से कम हो और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। अबव ऑल ईच एंटिटी हैज़ इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, हर एंटिटी का इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, और बिल्डिंग अप प्रोप्राइटरी ऑडिट प्रोपोजिशन बिकम्स पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। इट इज़ फेल्ट दैट, ऐसा माना गया कि मैनेजमेंट ऑफ ईच एंटिटी, हर एंटिटी का मैनेजमेंट irrespective of any legal requirement formulates norm of proprietary for the entity, and हर एंटिटी अपने लिए तो प्रोप्राइटरी के नॉर्म डेवलप करती है।
टेकिंग फुल नोट ऑफ, किस चीज़ का फुल नोट लेता है? वाइडर सोशल समस्याएं हैं भाई साहब, आ जाती हैं एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में, वही सॉल्व कर रहे थे हम, इसलिए थोड़ा सा कट आया वीडियो में, सो वही। चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ फेल्ट दैट इफ़ द मैनेजमेंट ऑफ ईच एंटिटी, अगर हर एंटिटी का मैनेजमेंट, भैया ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई एंटिटी का, हर एंटिटी का मैनेजमेंट, हर एंटिटी का, कोई का नहीं बॉस, हर एंटिटी का मैनेजमेंट बिना किसी रिक्वायरमेंट के होते हुए भी ऐसा सोच ले कि हम कुछ प्रोप्राइटरी के एलिमेंट्स इंक्लूड कर देंगे, टेकिंग फुल नोट ऑफ वाइडर सोशल रिपरकशंस, मतलब वाइडर सोशल जो अभी हम काम कर रहे हैं उसका जो वाइडर सोशल रिपरकशंस होने वाले, रिपरकशन यानी रिपरकशन माने अगर मैं कोई चीज़ को फेंकूँ और वो वापस आ जाए, इसको बोलते हैं रिपरकशन। रिपरकशन यानी कि एक चीज़ की बार बार आवाज़ होना है, ठीक है। रिपरकशंस मतलब ये एक म्यूज़िक का वर्ड है एक्चुअली, रिपरकशंस ये म्यूज़िक में यूज़ होता है, जो टिन 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 पीछे से आवाज़ आती है ना, ये वही वर्ड है। सो टेकिंग फुल नोट ऑफ वाइडर रिपरकशंस इनहेरेंट इन इट्स ऑपरेशन, यानी कि जो भी वो करने वाला है ना, उससे जो म्यूज़िक क्रिएट होने वाला है बार बार हर जगह टिक 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 टिक, वो तो इस चीज़ का फुल नोट लेते हुए फॉर्मेडेबल हर्डल इन द वे ऑफ वाइडर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट। इसका क्या मतलब है कि भैया जो बहुत ज़्यादा अब प्रोप्राइटरी ऑडिट की तरफ जा रहा है ना, उसको कम किया जा सकता है, नहीं प्रोप्राइटरी ऑडिट की चीज़ों को ही कम करने की बात कर रहा है, और ऐसे करने से सब्जेक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो हमने पहला पॉइंट देखे थे मॉरलिटी, दूसरा पॉइंट देखे थे सब्जेक्टिविटी, तीसरा पॉइंट हमने तारीफ कर दी है भैया कि जो उन्होंने नॉर्म्स बनाए थे सब्जेक्टिविटी को झेलने के लिए, किसने? CAG ने। फिर चौथा पॉइंट हमने देखे कि इट इज़ फेल्ट दैट मैनेजमेंट ऑफ ईच एंटिटी, अगर हर कोई अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे देगा और ये कुत्ता भौंकना बंद कर देगा, तो हम काफ़ी जगह पर प्रोप्राइटरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट को कर सकते हैं क्या? कम, ठीक है। प्रोप्राइटरी एज अ मॉरल एलिमेंट, प्रोप्राइटरी एज अ मॉरल एलिमेंट, एक मॉरल एलिमेंट के रहते हुए शुड बी अ मैटर ऑफ इवेल्युएशन, ये एक इवेल्युएशन का मैटर है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, फॉर एग्जांपल अ ट्रैवल बाय एयर एज सच शुड नॉट बी कंसिडर्ड वेस्टफुल, मतलब हवाई जहाज से उड़ान भरना वेस्टफुल नहीं है, अनलेस इट इज़ प्रूव दैट ट्रैवल बाय रेल वुड हैव बीन फीजिबल। अगर ये कह दिया जाए कि मतलब आप ये बोल सको कि भाई साहब रेल से जाना भी उतना ही आपको बेनिफिट देता है जितना एयर से दे रहा है, तो आप अपनी लग्जरी को छोड़ो और जो आपके एंटिटी के लिए बेस्ट है वो काम करो। एंड वुड हैव ब्रॉट द सेम रिजल्ट। देखो भाई साहब, ये मैंने नहीं पढ़ा था, देखो माँ कसम खा रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम था, यहाँ पे लिखा है सेम रिजल्ट, लेकिन हमने चीज़ को वही पढ़े तो भाई अच्छा है, पास हो जाए तो बहुत बढ़िया है। द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी, क्या? सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट विच हैज़ द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी हैज़ समटाइम्स रिजल्टेड इन प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी वेरी डेलिकेट एंड विच डिमांड डिस्क्रिशन। अच्छा, कुछ समझ में आया। द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी हैज़ समटाइम्स रिजल्टेड इन प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। क्या सुन रहा हूँ मैं, तो कुछ भी कुछ सुन रहा हूँ यार, ऐसा कैसे होता है? सब्जेक्टिविटी से क्या हो गया? प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, वेरी डेलिकेट एंड विच डिमांड्स डिस्क्रिशन, बट विजडम ऑफ टेकिंग कमर्शियल डिसीजंस अंडर डायनेमिक environment must be evaluated with reference to circumstances in which these were taken and not on hindsight। मतलब ऐसे ऊपरी तरीके से कुछ भी ऐसे आँख मीच के कुछ भी काम नहीं करना। हाइंडसाइट मतलब नहीं मालूम यार, हर चीज़ थोड़ी मेरे को मालूम है। हाइंडसाइट, नॉट ऑन हाइंडसाइट, बस याद रख लो, नॉट ऑन हाइंडसाइट। ये हाइंडसाइट वाला वर्ड ना आपको कॉस्ट में भी मिलता है कहीं ना कहीं। कहाँ मिलता है? ये मिलता है, अभी मेरे को इतने अच्छे से याद नहीं आ रहा है, कॉपी भी नहीं है मेरे पास, नहीं तो हम बता देते ये हैंड साइड कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। नॉट ऑन हैंड साइड यानी आँख मीच के ऐसा काम मत करो। तो क्या लिखा है? द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी हैज़ समटाइम्स रिजल्टेड इन प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी वेरी डेलिकेट एंड विच डिमांड्स डिस्क्रिशन, बट विजडम ऑफ टेकिंग कमर्शियल डिसीजन अंडर डायनेमिक एनवायरनमेंट मस्ट बी evaluated with reference to circumstances in which
these were taken, and therefore the auditor in his field must reconstruct such circumstances। यानी कि उसको उन्हीं जूतों में वापस जाना चाहिए जहाँ पर वो डिसीजंस लिए गए थे एंटिटी द्वारा। मतलब कई बार क्या होता है, हम इसको ना हिंदी में देखते हैं ना तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। कोशिश करते हैं भाई साहब जितना रिसोर्स है ना हर यूज़ कर डालो, क्योंकि पास होने के बाद कोई ये नहीं पूछने वाला कि अरे तुमने हिंदी मटेरियल में पढ़े थे। हाँ भैया पढ़े थे, पास तो हो गए ना बस। चलो, औचित्य लेखा परीक्षा में व्यक्तिपरकता का एक अंतर्निहित घटक होता है, क्योंकि है ये तो अपनी समझ के बाहर है। हमको तो एक जो जहाँ प्रॉब्लम आ रही थी ये तो नहीं है वो लाइन जो हम ढूंढ रहे हैं भाई, ये वो लाइन ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह माना जाता है कि यदि प्रत्येक संस्था का प्रबंधन, ये तो हमने पढ़ लिए हैं, व्यक्तिपरकता के घटक के परिणाम स्वरूप कभी कभी, हाँ ये है वो जो हम पढ़ना चाहते हैं। व्यक्तिपरकता मतलब प्रोप्राइटरी ऑडिट के घटक के परिणाम स्वरूप कभी कभी कर्तव्य का उचित निर्वहन बहुत विषम होता है तथा इसके लिए विवेक की आवश्यकता होती है। लेकिन गतिशील परिवेश यानी राइजिंग इकोनॉमी, लेकिन गतिशील प्रतिवेश एक बार देख लेते हैं। डायनेमिक इन्वायरमेंट, ओके ठीक है। द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी हैज समटाइम्स रिजल्टेड इन improper discharge of duty, very delicate and which demands discretion। ये यहाँ से तो भाई सब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, हम इससे समझने के लिए। हाँ, व्यक्तिपरकता के घटक के परिणाम स्वरूप कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आया कि ये कर्तव्य का निर्वहन करना बहुत विषम होता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है तथा इसके लिए विवेक की आवश्यकता होती है। अच्छा, विवेक का मतलब क्या होता है? विस्डम। विवेक का मतलब होता है विस्डम। तो अगर कोई विवेक दिख रहा है तो भाई तेरा नाम आज से विस्डम। लेकिन तथा इसके लिए विवेक की आवश्यकता होती है। लेकिन गतिशील परिवेश यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है जो सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है के तहत व्यावसायिक निर्णय लेने के ज्ञान का मूल्यांकन उन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिनमें ये लिया गया था। नहीं समझ में आ रहा है तो भाई ये पैराग्राफ तो ना मेरे को इधर से समझ में आया ना इधर से आया, तो ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हमें जो समझ में आया हम ये बता रहे कि भैया इसमें हम इतना तो लिख सकते हैं ना कि ऑडिटर को वही सर्कमस्टेंसेस वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करने चाहिए जिसमें वो लिए गए थे, ना कि आँख मीच के यानी हिंडसाइट के साथ उन पर विश्वास कर लेना चाहिए। कई बार सब्जेक्टिविटी से हम अच्छे डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन ऐसा हर बार करना अच्छा नहीं है। ठीक, बस इतना ही था। तो जितना हम बोर हुए, आखिर में जाके हमें कुछ भी नहीं समझ में आया जो हमारा आखिरी था। एक बार कोशिश करते हैं, सब भूल जाते हैं, ठीक है। 2 मिनट फालतू की बात करते हैं, फालतू की बात ना करते हम इसी को रिवाइज करते हैं, ठीक है। फालतू की बात नहीं करते हम इसी को रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या देखे थे कि भैया प्रॉब्लम ऑफ ऑडिटर जो है ये मेनली क्या है कि ये टर्म जो है ये मॉरल टर्म है। अच्छा, मॉरल टर्म है तो मॉरल टर्म चेंज होती आई है सतयुग से कलयुग में। ठीक, मॉरल टर्म जो है वो चेंज होती आई है कलयुग से सतयुग से कलयुग में। पहले असतयुग देखा द्वापर जो भी इसका सीक्वेंस हुआ, लेकिन सतयुग के बाद कलयुग है। तो मॉरलिटी हमेशा से चेंज होती आ रही है, ठीक है। और आज की डेट में मॉरलिटी अलग हो सकती है, कल की डेट में अलग हो सकती है, कल अलग होती होगी, आज कुछ अलग होती है, ठीक है। इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब फाइनेंशियल ऑडिट के स्टेटमेंट में तो हम बढ़िया उछल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेफरेंस ले लेते थे कंपेयर करने की, किससे एक तो हम ले लेते कि फाइनेंशियल से और दूसरे हम ले लेते लीगल रिक्वायरमेंट से। तो दोनों रिक्वायरमेंट से हम असर्शन को चेक कर लेते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, ये जो वेरीफाइबल ऑडिटिंग प्रपोजिशंस है ना, वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसमें, प्रोप्राइटरी ऑडिट में। ही हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था भैया ये तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टैंडर्ड। अच्छा, ये सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि मुश्किल है क्या बनाना, स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड customs and standard for conduct which are not firm basis for audit evaluation। और ये कोई firm basis तो है नहीं ऑडिट के लिए, ओके।
टू टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमारे CAG ने, हम उनके नतमस्तक होकर ये चीज़ पता करें भैया हमारे CAG ने क्या किया, नॉर्म्स डेवलप किया। स्टैंडर्ड नहीं किया, आपके मामले दिमाग में बार बार स्टैंडर्ड आ रहा है तो स्टैंडर्ड को निकालो और नॉर्म्स को भर लो। इन्होंने क्या बनाया, नॉर्म्स फॉर प्रोप्राइटरी ऑफ एक्सपेंडिचर, नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरी फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड्स इन आवर कंट्री। हर किसी के लिए नहीं बनाया, सिर्फ पब्लिक फंड के लिए बनाया। By laying down the standards of proprietary for government expenditure, the CAG has really tried to tackle the practical way। हाँ, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसने प्रैक्टिकल वे निकाला कि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से हम बाहर निकल सकें। और इसके कारण क्या हुआ कि हमारे पास कुछ बेसिस आ गया जिससे हम वेरीफाई कर सके एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किया है। इट मे बी अप्रिशिएटेड दैट नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरी एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन मे नॉट बी इप्सो फैक्टो अप्लाई टू ट्रांजेक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो ट्रांजेक्शन में ये अप्लाई होता है कौन सा, अरे यार ये कुत्ता मुझे सब भुला देता है, ठीक है फिर से। इट मे बी अप्रिशिएटेड दैट नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरी जो कि गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन में अप्लाई होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अप्लाई हो किस में, ज़रूरी नहीं है कि वह अप्लाई हो किस में, प्राइवेट वाले में। ओके, ईच प्राइवेट सेक्टर एंटिटी में है इट्स यूनिक ऑब्जेक्टिव, हर प्राइवेट एंटिटी का अपना एक यूनिक ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन कहीं कहीं दूरियां नज़दीकियों में तब्दील हो जाती हैं और वो नज़दीकियाँ होती कि हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, नहीं, हर कोई क्या चाहता है, हर कोई चाहता है कि भैया मेरा प्रॉफिट हो मैक्सिमम, मेरे ऑपरेशन हो एफिशिएंट, मेरी क्या हो मेरी वेस्ट हो कम से कम और प्रोडक्टिविटी हो ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो हर कोई अपने जीवन में चाहता ही है, ठीक है। अबव ऑल ईच एंटिटी हैज़ इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, चाहे वो गवर्नमेंट एंटिटी हो या कोई हो, हर किसी का इम्पैक्ट तो है। भाई तुम पॉल्यूशन कर रहे हो तो तुम्हारा इम्पैक्ट तो है ना। एंड बिल्डिंग अ प्रोप्राइटरी ऑडिट प्रपोजिशन बिकम्स पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस, तो प्रपोजिशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ फेल्ट दैट इफ़ द मैनेजमेंट ऑफ ईच एंटिटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, ये बड़ा ही फील किया गया क्या कि मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी, अगर मैनेजमेंट हर कोई अपना अपना हिस्सा दे दे प्रोप्राइटरी के, बिना लीगल रिक्वायरमेंट के होते हुए भी हर एक एंटिटी अपने नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरी बना ले जो कि हर उस फुल नोट लेती हो किसका, वाइडर। देखो यहाँ पर वर्डिंग देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जो रिपरकशन वर्ड है ना ये यूज़ होता है म्यूज़िक में, और ये जो दूसरा वर्ड है जिसका नाम है नोट, तो ये भी यूज़ होता है म्यूज़िक में, नोट्स ऑफ म्यूज़िक होते हैं। तो इसको पूरे नोट किसके लेने हैं, वाइडर सोशल रिपरकशंस के, जो कि इनहेरेंट है ऑपरेशन में, ठीक है। A formidable hurdle in the way of wider introduction of proprietary audit can be removed। और इस कारण से जो सबसे बड़ा हर्डल है ना प्रोप्राइटरी ऑडिट में, वो एक रिमूव हो जाएगा, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन प्रोप्राइटरी एवेल्यूएशन विल बी रिड्यूस, सब्जेक्टिविटी भी कम हो जाएगी। अब ये हमने देख ली भैया, ये तो इवेल्यूएशन द प्रोप्राइटरी एज अ मॉरल एलिमेंट शुड बी अ मैटर ऑफ इवेल्यूएशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेवल बाय एयर, ये ट्रेवल बाय एयर वाला हमने एग्जाम्पल देख लिए थे, अरे नहीं देखना है जायसवाल वाले। फिर द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी है समटाइम्स, कुछ समय में उसने रिजल्ट किया क्या, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, ठीक है। ये तो हमें समझ ही नहीं आया। चलो अब जो हमको नहीं समझ में आया ना, हम उसको फिर से एक बार शांत दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। आप भी पढ़ो भाई, हम भी पढ़ रहे हैं। द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी है समटाइम्स, कुछ समय में उसने रिजल्ट किया क्या, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, वेरी डेलिकेट। अरे यार जब भी मैं समझता हूँ ना ये साला कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है।
देखो एक चीज़ तो हमको समझ में आ गई, लेकिन हमें विस्डम का इस्तेमाल करना है कब? कमर्शियल डिसीजन लेते समय। और ये कमर्शियल डिसीजन हम कब ले रहे हैं? अंडर डायनेमिक इन्वायरमेंट मस्ट बी इवेल्युएट। और इसको हमको किसकी रेफरेंस में इवेल्युएट करना? उन सर्कमस्टेंसेस की जब ये डिसीजन लिए गए थे। तो इसलिए ऑडिटर को अपनी द ऑडिटर इन हिज फील्ड मस्ट रिकंस्ट्रक्ट सच सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, अब इसके आगे तो भैया हमें नहीं समझ में आ रहा है। द जजमेंट ऑफ ऑडिटर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एज otherwise it would dampen the initiative of management and others in taking commercial decisions, and proprietary audit would prove itself to be a counterproductive। यानी प्रोडक्टिव होने की जगह वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, काउंटर फिटिंग ऑफ नोट्स आपने सुना होगा, नोट्स का डुप्लीकेशन। और काउंटर फिट मतलब एक रिसीप्ट सामने वाले के पास, एक आपके पास, ये होता है काउंटर फिट। तो उसी के हिसाब से होता है काउंटर प्रोडक्टिव। कुल मिला के हमें याद हो गया, आखिरी पॉइंट भी हमने ऐसा नहीं छोड़े बॉस कुछ भी नहीं बनता, हमको बहुत कुछ बनता है। लिख के तो आएंगे, कुछ अच्छा ही लिख के आएंगे। हो सकता है एग्ज़ाम तक की और अच्छे से समझ में आ जाए, तब की तब देखेंगे। फिलहाल थैंक यू। अगर आपने देखा है, मुझे उम्मीद कमी है कि आपने देखा होगा, लेकिन देखा है तो धन्यवाद आपका। चरण स्पर्श।